नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइट डायरेक्शन एकेडमी के चैनल पे। माय नेम इज एडवोकेट ऋषिकेश। आई एम अ लॉयर एंड अ प्रोफेसर। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंडिया के जो हिस्टोरिकल बहुत सारे फैक्ट्स है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जो टेरिटरीज या स्टेट गवर्नमेंट बने हैं तो उसकी पूरी हिस्ट्री बैकग्राउंड और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होता है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू बी लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव सेशन, लेकिन इसमें बहुत सारे नए फैक्ट्स आपको समझ में आएंगे। जीके करंट अफेयर की भी तैयारी होगी और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे। तो बिना किसी ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चलिए, अब बेसिकली ये जो पर्टिकुलरली टॉपिक है यूनियन और टेरिटरी, तो कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है गवर्नमेंट के, तो उसमें ये टॉपिक के बारे में पूछा जाता है। सो बिफोर वी गो हेड विद दिस टॉपिक, में कुछ मिथ्स या फिर कुछ मिसकॉन्सेप्शन आपके क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 1947 में इंडिया को जब आजादी मिली तो भारत की सत्ता की चाबियां ब्रिटिशों ने हमारे हाथ में दे दी और इंडिया के या इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी का या आज जो हम लोग जिसको भारत कहते हैं उसका पूरा नियंत्रण आया। ठीक है, ये जो पर्टिकुलरली समझ है या ये जो कॉन्सेप्शन है ये मिथ के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया के अंतर्गत जो भी अलग अलग ताकतें रूल कर रही थी वो इतनी प्रकार की थी। ठीक है, ब्रिटिश तो हमें पता है, बहुत सारे लोगों को प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं वो भी पता रहेगा। लेकिन आप देखना कि भारत पे रूल करने वाले जो अलग अलग पावर्स थे उसमें से सबसे पहले, सबसे ताकतवर आई वुड से ब्रिटिशर्स से पहले तो नहीं थे। सबसे पहले जो थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स, उसके बाद पोर्तुगीज लोग, फिर फ्रेंच पीपल एंड ब्रिटिश पीपल, इस तरीके से था। सो ब्रिटिश राज बेसिकली जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली होती है और उनके जो एजेंट है जिसको हम लोग वॉइस रॉय कहते हैं, तो वो लोग इसके ऊपर राज करते थे। ठीक है, लगभग इनके अंडर भारत का लगभग 60% टेरिटरी था। फिर दूसरा है पोर्तुगीज गवर्नमेंट। पोर्चुगल बेसिकली इट्स अ कंट्री इन यूरोप, तो उनके अंतर्गत ये दो तीन इलाके थे, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव और गोवा। देन भारत के साउथ में जो एक छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको पौंडीचेरी या पुदुचेरी इस नाम से जाना जाता है, तो दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच पीपल, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। एंड देन ये तीनों जो वेस्टर्न या यूरोपियन पावर्स थी, ये छोड़ के कुछ ऐसे संस्थानिक भी थे जो प्रिंसली स्टेट्स हम लोग जिसको कहते हैं, जैसे राजपूताना या फिर नवाब से, निजाम का साम्राज्य था, जम्मू और कश्मीर हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह वहां पे रूल करता था। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये चार अलग अलग पॉलिटिकल पावर्स भारत में एस्टेब्लिश थी। तो ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा टेरिटरी ये ब्रिटिशों के हाथ में था। ठीक है, अब अगर आप इंडिया का ओवरऑल एक्सटेंट देखोगे मतलब प्री इंडिपेंडेंस का मैप अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो ब्रिटिशों का जो टेरिटरी है वो यहाँ पे पाकिस्तान से लेके यहाँ पे म्यांमार तक फैला हुआ है। इसमें कुछ हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान का भी है। तो इतना बड़ा जो टेरिटरी था उसके ऊपर इनका नियंत्रण था, कंट्रोल था। लेकिन फिर इससे कुछ कुछ इलाके अलग हुए। जैसे ये जो कंप्लीटली इलाका है उसको बर्मा कहते थे, आज की तारीख में उसको म्यांमार कहते हैं। फिर ये जो इलाका है श्रीलंका, इसको सीलोन कहते हैं। देन दिस वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड एज पाकिस्तान। ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान है यहाँ पे, ये अभी आज की तारीख में बांग्लादेश है। माफ करना, यहाँ पे थोड़ा सा त्रिपुरा वगैरह भी आ गया है। लेकिन ये जो बंगाल वाला इलाका है, ढाका वगैरह, सो ये बेसिकली बांग्लादेश का इलाका है। एंड देन ये है हमारा प्यारा भारत, इसके ऊपर कुछ कुछ जो इलाका है वो आपका अफगानिस्तान का भी इलाका है। ठीक है, सो इतना बड़ा टेरिटरी ब्रिटिशों के कंट्रोल में, नियंत्रण में था। अब सबसे पहले ये समझ लेते कि प्रिंसली स्टेट्स क्या है। ठीक है, अब आप देखिए कि ब्रिटिशर जब यहाँ पे आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी थी जो कि प्राइवेट सेक्टर व्यापार करने वाली कंपनी थी। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मिलिट्री जो अपना साम्राज्य है वो बढ़ाते चले गए। तो बाय द टाइम 1857 आते आते ब्रिटिशों के अंडर एक अच्छा खासा इलाका आया था। और ये इलाका लाने में उन्होंने साम दाम दंड भेद हर किसी चीज का उपयोग किया था। मतलब भारत के जो यहाँ के नेटिव किंग्स थे, प्रिंस थे, तो इनकी जमीन अलग अलग पॉलिटिक्स बाजी या फिर अलग अलग तरीके के वॉर्स करके उन्होंने छीनी थी।
इसके लिए ये जो राजा महाराजा थे, ये लोग ब्रिटिशों से नाराज थे। अब इसी की परिणति परिणति हुई रिवॉल्ट ऑफ 1857। मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो अलग अलग रीजंस थे, उसमें से एक कॉन्ट्रीब्यूटरी रीजन ये भी था कि यहाँ के जो नेटिव किंग या प्रिंस प्रिंस है, प्रिंसली स्टेट है, वो ब्रिटिशों से नाराज थे। इसके लिए जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, तब इंग्लैंड की क्वीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रिटायर कर दिया। उनको बोला कि भैया तुमसे ये ना हो पाएगा, अब यहाँ से तुम लोग निकलो, और पूरा का पूरा जो भारत है उसका नियंत्रण ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहेगा। तो उन्होंने ये प्रॉमिस दिया उस जमाने के प्रिंसली स्टेट को कि इसके आगे तुम्हारे टेरिटरी को हम लोग टच भी नहीं करेंगे। मतलब तुम्हारी टेरिटरी तुम्हारे पास रहेगी, और तुम्हें सिर्फ हमारी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कुछ टैक्सेस आप देना, और तुम्हारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जैसे कि डिफेंस या फिर मेजर पॉलिटिकल डिसीजन, ये ब्रिटिशर लेंगे, और बाकी इंटरनल अफेयर्स में उनको पूरी तरीके से आजादी दी गई थी। तो ऐसे जो प्रदेश है जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संस्थान या संस्थानिक, तो इंग्लिश में उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। सो प्रिंसली स्टेट्स की डेफिनेशन देखिए क्या है। These were the semi-autonomous regions in the Indian subcontinent during the British rules. They were ruled by the Indian princes like kings, nawabs, maharajas, rajas, chief, मतलब उसके अलग अलग नाम थे। बट अल्टीमेटली ये था कि वो लोग ब्रिटिश डायरेक्टली इसको गवर्न नहीं करते थे। खाली इनके ऊपर ये कंडीशन थी कि आपको ब्रिटिश पैरामाउंटसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कुछ कुछ चीजों में, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड मेजर पॉलिटिकल डिसीजन, इसमें तुम्हें ब्रिटिशों का सुनना पड़ेगा, और कुछ कुछ केसेस में कुछ रेवेन्यू या फिर कुछ पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो दीज वेर दी प्रिंसली स्टेट्स। अब ऐसे प्रिंसली स्टेट्स कितने थे, तो उसका एक मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अंदाजा आएगा। ठीक है। यहाँ पे इस मैप पे थोड़ा सा ठीक से ऑब्जर्व करना। यहाँ पे नॉर्थ में जम्मू और कश्मीर, ये एक प्रिंसली स्टेट था जो कि 1947 में महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ पूरी तरीके से जोड़ दिया। फिर भावलपुर था, बीकानेर था, जैसलमेर, खैरपुर, जोधपुर, देन वी हैड कच्छ, उदयपुर, ग्वालियर, जयपुर, रेवा। ये जो इलाका है राजस्थान का, इसको कलेक्टिवली हम लोग कहते थे राजपूताना। फिर एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था, वो था हैदराबाद का। और हैदराबाद का प्रिंसली स्टेट ये जिसके अंडर आता था उसको कहते थे निजाम। सो निजाम शाही जिसको कहते हैं, तो पूरा हैदराबाद वाज नॉट द सिटी, हैदराबाद एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था। फिर मैसूर भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट साम्राज्य था। उसके बाद त्रावणकोर था, कोचीन था। सो ये जो इलाके हैं जो कलरफुल तरीके से फॉर्मेट में दिए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं, दीज वेर दी प्रिंसली स्टेट। ये लोग पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन पूरी तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर भी नहीं थे, मतलब वो लोग सेमी ऑटोनोमस थे। तो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, वॉर एंड पीस, इस मामले में वो लोग ब्रिटिशों का सुनते थे, मतलब ब्रिटिशर्स उनके बॉस थे। और बाकी सब इंटरनल जो मामले हैं उसमें उनकी अपनी खुद की रूल्स और रेगुलेशन चलती थी। सो 1947 में जब हमें सत्ता मिली, आजादी मिली, तब भारत का लगभग ये जो 40% इलाका है, दैट वाज अंडर द प्रिंसली स्टेट्स, एंड रिमेनिंग जो 60% इलाका है, दैट वाज बेसिकली रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आई होप यहां तक स्टोरी क्लियर है। एक बार इस मैप को चाहे तो आप ऑब्जर्व करना, सो दैट आपको चीजें विजुअल तरीके से क्लियर हो जाएंगी। मैं आशा करता हूं आपने वीडियो पॉज करके इसको देखा हुआ रहेगा। सो प्रिंसली स्टेट्स क्या थे हमने देख लिया। अब ये प्रिंसली स्टेट्स कितने थे? सो लगभग 118 सिग्निफिकेंट प्रिंसली स्टेट थे। इनको सैल्यूट स्टेट्स भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिशों का बहुत बड़ा अफसर वहां पे आता था, या फिर अगर ब्रिटेन का कोई किंग या फिर क्वीन आती है, तो उनको सैल्यूट देने के लिए वो लोग गन शॉट्स लगाते थे, गन सैल्यूट देते थे। सो 118 ऐसे सिग्निफिकेंट थे। 400 ऐसे छोटे मोटे जागीरदारी या स्टेट्स थे जिनकी जमीन बहुत कम थी। एंड बहुत ही लार्ज होने वाले ऐसे कुछ कुछ 4 या 5 थे, जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर, ग्वालियर, भोपाल, बड़ौदा और त्रावणकोर। ये अलग से इसके लिए लिखे हुए हैं क्योंकि इनका खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, और इनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा था। ठीक है। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो लगभग 565 कुछ प्रिंसली स्टेट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो इस टेबल से आपको चीजें समझ में आएंगी कि प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रोविंसेस में क्या डिफरेंस था। ध्यान देना, पहले प्रिंसली स्टेट में पढ़ूंगा, इसको समझाऊंगा, फिर हम लोग इसके ऊपर चले जाएंगे।
प्रिंसली स्टेट का पॉलिटिकल कंट्रोल सेमी ऑटोनोमस था। दे वर रूल्ड बाय इंडियन प्रिंसेस। कुछ कुछ मामलों में उनकी चलती थी इंटरनल अफेयर्स में, और एक्सटर्नल अफेयर्स में उनको ब्रिटिशों का सुनना पड़ता था। ठीक है, ब्रिटिशों का रोल था फॉरेन अफेयर्स हैंडल करना, उनके डिफेंस हैंडल करना और मेजर पॉलिसीज को हैंडल करना। इनका लीगल स्टेटस ऐसा था कि दे वर नॉट द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बट ब्रिटेन के साथ उनके जो ट्रीटीज हुए हैं या जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उससे उनको फॉलो करना पड़ता था। इनकी रेवेन्यू सिस्टम ये ट्रेडिशनल थी, मतलब जैसे जागीरदारी होती है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम उनकी खुद की है, या जो कस्टम्स या ट्रेडिशन है उसको फॉलो किया जाता था। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ब्रिटिश लेजिस्लेचर हाउसेस में नहीं था, क्योंकि उनके टेरिटरी पे उनके खुद के लॉज चलते थे। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। अब ब्रिटिश प्रोविंसेस है, उसका मतलब क्या है? दे वर द टेरिटरीज विच वर डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे या फिर कलकत्ता, दिल्ली, ये सब। यहाँ पे एक तो ब्रिटिश गवर्नर रहेगा या फिर कमिश्नर रहेगा एज एन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, ये पूरी तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल रहेंगी। तो लॉज, टैक्सेशन, पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, ये सब ब्रिटिशों के कहने पे और उनके हिसाब से चलती थी। ठीक है, अब इनकी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी ये काफी हद तक मॉडर्नाइज थी, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवारी, महालवारी, ये सब। परमानेंट सेटलमेंट को हम लोग जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे इलेक्शंस होते थे और लोगों को लिमिटेड हद तक कुछ कुछ पॉलिटिकल राइट्स थे। ठीक है, इसके लिए आप देखना कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मिलेगा, और उसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे बॉम्बे, बंगाल, पंजाब, मद्रास वगैरह वगैरह। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है। सो प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या है ये अभी तक आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। हम लोग याद रखिए हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस ये कर रहे हैं कि इंडिया के ऊपर चार अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स का रूल था, कंट्रोल था। उसमें से पहले तीन समझने के लिए आसान है। प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है, इसके लिए इसको मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब थोड़ा सा पार्टीशन के जमाने का जो हिस्ट्री है वो भी समझ लेना। बेसिकली ये इंडिया का वो मैप है जो 1946 से 48 के दरमियान जो भारत का पार्टीशन हुआ है, उस जमाने का ये मैप है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा है ये है वेस्ट पाकिस्तान, और उसी देश का जो ईस्टर्न फ्रंटियर है उसको कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक्चुअली ज्योग्राफिकली दो टेरिटरीज में डिवाइडेड था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ये कंट्री एक ही थी, लेकिन ये ज्योग्राफिकली सेपरेटेड थी। ठीक है, फिर 1971 में इन दोनों कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और फिर वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान के साथ वॉर होता है, और ये बन जाता है मॉडर्न डे बांग्लादेश। ऑब्वियसली इस वॉर में इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश का साथ दिया, मतलब बांग्लादेश को हमने हेल्प की थी, सपोर्ट किया था। ठीक है, सो इंडिया का पार्टीशन जो हुआ वो इस तरीके से हुआ। पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ऑब्वियसली वो वेस्ट इलाके में है, और यहाँ पे आप देखना कि बंगाल जो प्रोविंस था उसका वेस्टर्न जो पार्ट है वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये इंडिया में आ गया, और बंगाल प्रोविंस का जो ईस्टर्न इलाका है, ईस्ट बंगाल, वो बन गया ईस्ट पाकिस्तान, और बाद में बन गया बांग्लादेश 1971 में। ठीक है, तो ये हिस्ट्री भी थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए, इसके लिए मैप के माध्यम से हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सो दैट चीजें आपको समझने के लिए आसान हो। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट होल्ड करना। यस, वन मोर थिंग विच आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप देखना, ये जो गोवा इलाका है, तो इसको भारत सरकार ने एनेक्स किया है 1961 में। ठीक है, गोवा मुक्ति संग्राम के अंतर्गत, जहां से पोर्तुगीज गवर्नमेंट को पूरी तरीके से अनइंस्टॉल किया गया। सिमिलरली दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली तो पहले ही हुआ था 1954 में। दमन दीव और गोवा ये 1961 में एनेक्स हुए हैं इंडिया में। ओके, देन पुदुचेरी या मॉडर्न डे पौंडीचेरी, ये फ्रेंच कंट्रोल के अंडर था, तो इसको एनेक्स किया गया है 1954 में। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि पूरे भारत को 1947 में आजादी मिली, ये टेक्निकली या फैक्चुअली ये सच नहीं है। एक्चुअली स्पीकिंग इंडिया को जो आजादी है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिली है। ठीक है, तो ये मैप अगर आप ठीक से देखोगे वीडियो को पॉज करके, आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।
अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ चीज़ें पूछनी है, आप यहाँ पे चैट विंडो में उसको ज़रूर अपलोड कर देना, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। इस मैप को ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जो रेड कलर का इलाका है, ये वाला, ये ब्रिटिश प्रोविंसेस है और येलो कलर का प्रिंसली स्टेट्स है। अगर आप इसको नेकेड आई से भी देखोगे, तो मोटा-मोटा आपको ये समझ में आएगा कि ये अच्छा खासा इलाका है, जो कि लगभग 40% ऑफ इंडियन टेरिटरी है। एंड ये वाला जो इलाका है, ये अराउंड लगभग 60-62% तक आता है। मतलब पूरा भारत ब्रिटिशर्स रूल करते थे, ये बात सच नहीं है। जो रूल था, वो ड्यूअल रूल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है मॉडर्न डे इंडिया। सबसे ऊपर अगर स्टार्ट करेंगे तो दो यूनियन टेरिटरीज है, लेह लद्दाख। बेसिकली लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है, उसकी कैपिटल है लेह। अब लद्दाख जो है वो पुराने जमाने में, मतलब 2019 में जम्मू और कश्मीर इस राज्य का हिस्सा था। लेकिन जम्मू और कश्मीर का बाइफरकेशन हुआ, उसमें से जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई और लद्दाख जो रीजन है वो अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लद्दाख ये एज ऑफ दिस मोमेंट, जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसको अपना खुद का कोई लेजिस्लेचर नहीं है। जम्मू और कश्मीर भले एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां की जो लोक संख्या है, उनको अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके लिए इनको स्टेट लेजिस्लेचर दिया गया है और इनका अपना खुद का अलग से स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनका अपना खुद खुद से गवर्नमेंट होता है, उसको मुख्यमंत्री होता है। फिलहाल मिस्टर ओमर अब्दुल्ला इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर इस यूनियन टेरिटरी को मुख्यमंत्री है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल है, तो वो भी न्यू दिल्ली के अंडर आता है। ठीक है। देन वी हैव हिमाचल प्रदेश, जो कि एक फुल फ्लेजेड राज्य है। शिमला, कुल्लू मनाली, ये सब चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी। देन वी हैव पंजाब एंड उसी के नीचे हरियाणा। सो पंजाब और हरियाणा ये एक ही राज्य का हिस्सा थे पंजाब का, लेकिन बाद में जब भाषावार प्रांत रचना हुई, मतलब स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेसिस पे जब डिवाइड किया गया, तब हरियाणा अलग हुआ, पंजाब अलग रहा। और इन दोनों की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ थी। अब उसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। बेसिकली चंडीगढ़ एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हब है। इसके लिए चंडीगढ़ इस सिटी के ऊपर दोनों जो स्टेट्स है, मतलब हरियाणा और पंजाब, ये दोनों स्टेट्स उसके ऊपर का अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहते थे। इसके लिए इसके ऊपर से बहुत सारा वायलेंस होने लगा। तो अल्टीमेटली भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि चंडीगढ़ को हम लोग यूनियन टेरिटरी रखेंगे। तो आज के तारीख में चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और ये एक ज्वाइंट कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की। ठीक है, फाइन। उसके बाद वी हैव उत्तराखंड, उत्तरांचल इसका पुराना नाम है ऑल्टरनेट। यहाँ पे नीचे आपको न्यू दिल्ली मिलेगा, जो कि कैपिटल है भारत का, पॉलिटिकल कैपिटल। राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों अलग अलग टेरिटरीज है। तो ये दोनों को मर्ज करके पॉलिटिकली ये भी एक ही सिंगल यूनिट बनाया गया है, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। पहले ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, अब ये एक ही मानी जाती है। ठीक है। देन महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, जो कि पोर्तुगीज कंट्रोल के अंडर था। कुछ सालों के लिए ये यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन बाद में इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, मेरे ख्याल से कुछ 1987 के दरमियान। देन वी हैव कर्नाटका, उसके नीचे केरला, सबसे नीचे तमिलनाडु। फिर यहाँ पे आपको पुदुचेरी या फिर पौंडीचेरी दिखेगा। बेसिकली पुदुचेरी ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जो कि कुछ कुछ इलाके आपको केरल में दिखेंगे, कुछ इलाके आपको तमिलनाडु में। ठीक है, केरल मतलब केरल को लग के। ठीक है। देन वी हैव आंध्र प्रदेश, उसी का ऊपर का हिस्सा तेलंगाना। ये दोनों एक ही राज्य थे। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वाज वन सिंगल स्टेट, बट लेटर ऑन 2014 में इसको बाइफरकेट किया गया, तेलंगाना अलग हुआ और इसकी कैपिटल बन गई हैदराबाद। ठीक है। देन इसके ऊपर मध्य प्रदेश है। इससे सन 2000 में अलग हुआ छत्तीसगढ़। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा उत्तर प्रदेश, इससे अलग होके बना था उत्तराखंड। और यहाँ पे आपको दिखेगा बिहार, इससे सन 2000 में अलग हुआ था झारखंड। ठीक है। फिर यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगर वेस्ट बंगाल को ठीक से आप ऑब्जर्व करोगे, तो इसका नॉर्दर्न इलाके में एक बहुत बड़ा अपना स्ट्रेच है, मतलब वेस्ट बंगाल ये इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, जिसकी पॉलिटिकल कैपिटल है कोलकाता।
देन सिक्किम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राज्य है। सिक्किम छोटा सा प्रदेश है। सिक्किम इकलौती ऐसी टेरिटरी है जो भारत सरकार ने एक्वायर की है। सिक्किम पहले एक किंगडम था, सिक्किम को एक राजा हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में यहाँ पे रेफरेंडम लिया गया और यहाँ की जनता ने बोला कि हमें इंडिया का पार्ट बनना है, तो सिक्किम को एक्वायर किया गया। देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में आपको दिखेगा। दिस इज अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे हमारा चीन के साथ एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज आसाम, बहुत बड़ा एक राज्य है। इसके नीचे आपको दिखेगा मेघालय, फिर यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ईस्टर्न मोस्ट हमारा जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसके आगे दूसरी कंट्री स्टार्ट होती है म्यांमार। देन यहाँ पे एक अलग देश है जिसका नाम है भूटान। यहाँ पे है नेपाल, ऊपर है चाइना। यहाँ पे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के ऊपरी जो हिस्सा है ये है आपका अफगानिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान, और सबसे नीचे जो पुराना सीलोन है ये बन गया है श्रीलंका। यहाँ पे है भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पे आगे थोड़े थोड़े से ही दूर इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब कंट्रीज आपको दिखेगी। एंड देन यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट जो पार्ट है इन इंडियन ओशियन और अरेबियन ओशियन वो है आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो दिस इज द एंटायर इंडिया फॉर यू। ठीक है, ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जो फेमस राज्य होते हैं जैसे दिल्ली या फिर महाराष्ट्र उसके बारे में आपको पता होता है, लेकिन ओवरऑल इंडिया के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। इसके लिए यू शुड हैव दैट आइडिया, दैट इज द रीजन कि मैंने इस मैप को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक बार इसको आराम से देख लेना। आई होप चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होते जा रही है, समझ में आ रही है सब चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूनियन टेरिटरी समझने के लिए जो एक बेसिक बैकग्राउंड चाहिए था वो आपका तैयार हुआ है। अब इसकी जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन की थियरी है उसको समझ लेते हैं। ओके, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिला के 25 अलग अलग पार्ट्स हैं, मतलब 25 अलग अलग सेक्शन से खाने हैं, और हर सेक्शन में या आई वुड से कि हर एक कंपार्टमेंट में किसी एक चीज के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। सो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो वेरी फर्स्ट पार्ट है जो डील करता है यूनियन और उसके टेरिटरी के साथ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, इसमें कुल मिला के 4 आर्टिकल्स है। ओके, और ये 4 आर्टिकल इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। भारत के पहले कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पार्ट का जो पहला आर्टिकल है, मतलब वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जिसका नाम भारत है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, एक संघ राज्य है। ओके, अलग अलग राज्य ये एक ही यूनियन का हिस्सा है। दूसरा जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, मतलब भारत की सरकार या भारत की पार्लियामेंट कोई भी नया राज्य बना सकती है। तीसरा आर्टिकल डील करता है एग्जिस्टिंग राज्यों के बारे में कि उनकी अगर रीएडजस्टमेंट करनी है तो। और फोर्थ जो आर्टिकल है वो कॉन्सिक्वेंशियल जो चेंजेस करने होते हैं, मतलब अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट का नाम बदला जाए या फिर उसकी टेरिटरी बदली जाए तो और एडमिनिस्ट्रेटिव क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ेगी उसके बारे में बात करता है। ठीक है, ध्यान देना। ये जो पहला पार्ट है इसमें 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। नाउ प्लीज रिमेंबर कि इंडिया एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, मतलब कानूनन तौर पे, लीगली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करके भारत के यूनियन को खत्म नहीं किया जा सकता है। एक एक ही ऐसी चीज है जो कि रिवॉल्यूशन है जिसकी वजह से भारत की यूनियन को खत्म किया जा सकता है, या फिर अगर कोई बहुत ताकतवर कंट्री भारत के ऊपर हमला करे, जो कि लीस्ट लाइकली है, लेकिन अगर ऐसा होता है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो इंडिया की यूनियन शायद खत्म हो सकती है, लेकिन कानूनन तौर पे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जो स्टेट्स है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिबल है। इसका मतलब क्या कि स्टेट गवर्नमेंट का नाम, उनकी टेरिटरी या फिर उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उसका जो कैपिटल सिटी है, ये सब चीजें ऑल्टर की जा सकती है। मतलब भारत का संघ राज्य को किसी भी तरीके से खतरा नहीं है या उसको कोई उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, बट स्टेट्स में अगर कोई आपको ऑल्टरेशन करना है वो पॉसिबल है। भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बेसिकली एक परफेक्ट फेडरेशन जैसी नहीं है। अब फेडरेशन और यूनियन टेरिटरी, यूनिटरी, इन दोनों में क्या फर्क है वो थोड़ी देर में मैं उसके ऊपर आऊंगा। नाउ
इंडिया एक पूरी तरीके से सॉवरीन कंट्री है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट अगर चाहे को तो कोई नई टेरिटरी एक्वायर कर सकती है या अपनी टेरिटरी किसी दूसरे के साथ सीड कर सकती है। लेकिन यदि अगर उनको ऐसा करना है तो अंडर आर्टिकल 368 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, जो कि उतना आसान नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। इंडिया में कितने टाइप की टेरिटरीज है? सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेरिटरीज। पहला, ऐसे टेरिटरीज जो कि फुल फ्लेजेड स्टेट्स है। दूसरा, ऐसे टेरिटरीज जो कि पहले पुराने जमाने में अलग कंट्री हुआ करती थी लेकिन उसको एक्वायर किया गया। और तीसरा, ऐसे टेरिटरीज जो कि यूनियन गवर्नमेंट चलाती है, उसके ऊपर स्टेट का कोई नियंत्रण नहीं है। इसमें दो सब कैटेगरीज आपको मिलेंगी। कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जिनको खुद का लेजिस्लेचर दिया गया है। ओके, जैसे कि जम्मू और कश्मीर, पुदुचेरी या फिर दिल्ली। अगर किसी भी यूनियन टेरिटरी को खुद का लेजिस्लेचर होगा, इसका मतलब ये है कि उनके अलग से खुद के लेजिस्लेचर के लिए चुनाव होंगे। उस लेजिस्लेचर में बैठने वाले एमएलएज रहेंगे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आमदार। और ऑब्वियसली वहां पे खुद का उनका सीएम भी रहेगा। हालांकि उस उन चीफ मिनिस्टर के हाथ में उतनी ज्यादा पावर नहीं रहेगी जो कि ये किसी इंडिपेंडेंट स्टेट के सीएम के हाथ में होगी। ठीक है। एंड दूसरी एक सब कैटेगरी है ऐसे यूनियन टेरिटरीज जिनको खुद का कोई सेपरेट लेजिस्लेचर नहीं है। मतलब इनका जो भी पूरा करता धरता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, अब तो वे दोनों एक ही है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स वगैरह वगैरह। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेरिटरीज। स्टेट्स, एक्वायर्ड टेरिटरी सिर्फ एक ही है, सिक्किम। ओके, और दूसरा यूनियन टेरिटरीज। टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है? स्टेट लेजिस्लेचर होने वाली तीन, और विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर वाली पांच। सो पांच और तीन, आठ। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है आपको। ठीक है, इस स्लाइड को चाहे तो एक बार आप पढ़ लेना, समझ लेना, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो अभी आपने ये पूरा डायग्राम ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। वी आर लर्निंग द टॉपिक कॉल्ड एज द यूनियन एंड द टेरिटरी। अब इसमें बहुत बार फिल्मों में, वेब सीरीज में ये दो पर्टिकुलरली जो वर्ड्स है उसको हम लोग कई बार सुनते हैं। इसका मतलब एग्जैक्टली हमें नहीं पता रहता है। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन एलओसी एंड एलएसी, इसको आज डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनियन और टेरिटरी, ये उसी से रिलेटेड है, ध्यान देना। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, एलओसी ये हमारी जो बॉर्डर है ये प्रॉपरली डिमार्केटेड बॉर्डर है विद पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, और एलएसी ये लूजली डिमार्केटेड बॉर्डर है विद चाइना। प्लीज रिमेंबर, एलओसी ये दोनों कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया हुआ बॉर्डर है। मतलब एलओसी के इस पार जो इलाके हैं वो हमने माने हैं कि पाकिस्तान के हैं, और एलओसी के इस पार इंडिया की तरफ जो इलाका है वो इंडिया का है, ऐसा पाकिस्तान ने मान लिया है ऑफिशियली। सो ये दोनों कंट्रीज की सरकारों ने उसको एक्सेप्ट किया है, जो कि 1972 के शिमला अकॉर्ड के बाद हुआ था। बेसिकली 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर भी हुआ था ऑन द इशू ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम वेस्टर्न पाकिस्तान। तो ईस्टर्न पाकिस्तान को जब इंडिपेंडेंस मिला तब बन गया बांग्लादेश। तो उस जमाने में पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है वो आए थे इंडिया में, और इंदिरा गांधी के साथ उनका ये अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको कहते हैं शिमला अकॉर्ड। ठीक है, इसके तहत एक परफेक्टली डिमार्केटेड लाइन है। मतलब एलओसी के ऊपर जो बॉर्डर है उसमें अलग अलग पिलर्स को एस्टेब्लिश किया गया है। इस पिलर्स को नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 इस तरीके से, और दोनों तरफ की मिलिट्री आर्मीज इसको पेट्रोलिंग करती है। ठीक है, हवेवर 1962 में भारत और चीन का जो वॉर हुआ था अक्टूबर में, सो उसके बाद इंडिया और चाइना ने जो जो लाइन या जो बॉर्डर को लूजली एक्सेप्ट किया है कि ये टेम्पररी लाइन है भैया, यहाँ पे सीज फायर करेंगे, इसके आगे हम लोग मिलिट्री को एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो ये लूजली डिमार्केटेड लाइन है, टेम्पररी लाइन है। इसको दोनों की सरकारों में माना नहीं है कि भैया ये हमारी बॉर्डर है। ठीक है,
सो इट इज अ म्यूचुअली एक्सेप्टेड टेम्पररी लाइन, लेकिन ये फाइनल नहीं है। इट इज एन इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड टेरिटरी, तो उसको कहते हैं एलएसी। इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। देखिए, ये जो है, एक मिनट होल्ड करना। हाँ, ये वाला जो इलाका है, दिस इज लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये वाला जो इलाका है, दिस इज बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी। ठीक है, यही चीज यहाँ पे दी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो कभी कभी सीईटी या क्लैट में क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि एलएसी ये चाइना के साथ वाला बॉर्डर है, और एलओसी ये पाकिस्तान के साथ वाला बॉर्डर है। ठीक है, फाइन। अब 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर जो एक इकलौता राज्य था, इसको बाइफरकेट किया है। इसका जो ये इलाका है, लद्दाख वाला रीजन, ये एक पूरी तरीके से यूनियन टेरिटरी है, जो कि भारत सरकार के अंडर आती है। हालांकि ये पूरा का पूरा लद्दाख इलाका एक्चुअली स्पीकिंग इंडियन गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में नहीं है। इसका जो इतना इलाका है, लूजली बता रहा हूँ, इसको कहते हैं अक्साई चीन, और ये चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख रीजन है, अक्साई चीन। ठीक है, और यहाँ पे कश्मीर जो हम लोग पूरा क्लेम करते हैं, उसमें से ये इलाके को कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, शॉर्ट फॉर्म में पीओके। ठीक है, और ये जो टेरिटरी है वो एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, यहाँ पे हमारा नियंत्रण नहीं है, हालांकि इसके ऊपर क्लेम हमारा है। सो जम्मू कश्मीर में एक्चुअली स्पीकिंग चार इलाके पड़ेंगे। अक्साई चीन, जो प्रैक्टिकली चाइना के कब्जे में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो प्रैक्टिकली पाकिस्तान के कब्जे में है, जम्मू कश्मीर जो पूरी तरीके से इंडियन कंट्रोल में है, और लद्दाख जो पूरी तरीके से इंडियन कंट्रोल में है। जम्मू कश्मीर को भले वो यूनियन टेरिटरी है, बट इसको अपना लेजिस्लेचर होने की वजह से इनका अपना खुद का चीफ मिनिस्टर रहेगा। लद्दाख, इनको अपना यूनियन टेरिटरी नहीं, सॉरी, इनको अपना लेजिस्लेचर नहीं दिया गया है, इसके लिए इनका अपना खुद का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। सो दिस इज एंटायर थिंग अबाउट दी जम्मू एंड कश्मीर। अब आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो एलएसी एलओसी का क्या डिफरेंस है हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, who has the power to admit the new states into the यूनियन ऑफ इंडिया। अब आप बताइए कि भारत में अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना है, तो वो पावर जनरली किसके पास रहती है? पार्लियामेंट के हाथ में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की जो ताकत है वो पार्लियामेंट के हाथ में है। तो अगर कोई नया राज्य को एडमिट करना है, फिर भी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा, तो वो इसका आंसर है पार्लियामेंट। ठीक है, द टर्म यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? तो इसमें राज्य इंक्लूड होंगे क्या? हाँ, होंगे। ओके, सो ऐसा ऑप्शन जिसमें स्टेट्स है, वो ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी गया। ठीक है, क्या इसमें यूनियन टेरिटरीज रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी, तो ये भी गया। तो ऑप्शन बी या फिर सी में से एक हो सकता है। क्या इसमें सिक्किम जैसा एक्वायर्ड टेरिटरी भी आता है? हाँ, आता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे इसके आंसर दिए गए हैं। आगे बढ़ता है। अब भारत में जो राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, वो कैसे कैसे होते गया है, इसकी एक टाइमलाइन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखिए, 1947 में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दो ही प्रकार की चीजें थी। ओके, एक था ब्रिटिश प्रोविंसेस, दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। इसमें एक और चीज ऐड ऐड करनी चाहिए, इसमें पोर्तुगीज कंट्रोल स्टेट्स भी थे या फिर टेरिटरीज थी, और फ्रेंच कंट्रोल टेरिटरीज भी थी। सो ब्रिटिश टेरिटरीज, पोर्तुगीज टेरिटरीज, फ्रेंच टेरिटरीज एंड प्रिंसली स्टेट टेरिटरीज। लेकिन पोर्तुगीज और फ्रेंच टेरिटरीज, ये टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो जोग्राफिकल एक्सटेंट था, उस लिहाज से ये बहुत ही कम थी, इसके लिए उसको हम लोग इसमें नहीं फिलहाल गिनेंगे, और उसको बाद में आजादी मिली। ठीक है, लेकिन जो इंडियन ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, तो उसको अलग अलग टाइप के स्टेट्स में डिवाइड किया गया, जिसको कहा गया पार्ट ए बी सी डी। सो इसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस भी आए, और ऐसे प्रिंसली स्टेट जिन्होंने भारत के साथ अपने टेरिटरी को जोड़ दिया है, वो भी आए। तो ये जो प्रोसेस है वो 8-9 साल चली, 47 से लेके 56 तक। ओके, अब सिचुएशन ऐसी थी कि तभी से ही बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स का ये कहना था, मानना था कि हमें भाषा के बेसिस पे अलग स्टेट चाहिए। अब
भाषा ही बेसिस क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जो होती है, वो सिर्फ़ एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस या मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है। लैंग्वेज ये कल्चर को भी शेप करती है। आप देखना कि बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ओके, जैसे कि बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तो इनका ना ही कि सिर्फ लैंग्वेज अलग है, इनका लैंग्वेज भी है, कल्चर भी है, फूड हैबिट्स भी है, फेस्टिविटीज भी है, ट्रेडिशन भी है। बहुत सारी चीजें बदलती है। मतलब लैंग्वेज इज नॉट जस्ट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज कम्स विद अ सेट ऑफ डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज। ठीक है। सो अलग अलग जो ग्रुप्स है, जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, वो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे ही अलग नहीं है, वो कल्चर, खाने पीने की आदतें, उनके ट्रेडिशन, उनके रिचुअल्स, ये सब चीजों में भी अलग अलग है। तो उनका ये कहना था कि लैंग्वेज ही आधार होना चाहिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट्स बनाने का। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले एक कमीशन बनाया गया सरकार के द्वारा, जिसका नाम है एस के धर कमीशन। और इनको ये काम दिया गया कि क्या लैंग्वेज ये भाषावार स्टेट्स बनाने का एक बेसिस होना चाहिए क्या? ओके। अब देखिए कि इस पर्टिकुलर कमीशन ने बोला कि लैंग्वेज शुड नॉट बी द आइडिया ऑफ मेकिंग द स्टेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाया जाए, तो इंडिया की जो होमोजेनिटी है और एक एक तरीके से जो एकात्मता है या ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, यूनिटी और इंटीग्रिटी है, वो खतरे में आ जाएगी। ये चीज़ पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से गलत भी नहीं थी। क्योंकि आज भी आप देखना कि भारत में भाषा के बेसिस पे बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, कुछ-कुछ जगह पे मारपीटें होती है, जो कि ऑब्वियसली गलत है। बहुत सारे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, वो इसके बेसिस पे बनी हुई हैं, बहुत सारा राजकारण उसके ऊपर होता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि इंडिया की जो यूनिटी है, वो खतरे में आएगी, ऐसा डर इस एसके धर कमीशन को था। इसके लिए दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। फिर बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे। उसके बाद एक और कमेटी बिठाई गई। इस कमेटी में 3 लोग थे कांग्रेस के। एक थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे थे पट्टाभी सीतारामैया, कांग्रेस के लीडर थे। सो बेसिकली दीज 3 कमिटीज, जवाहरलाल का जे, वल्लभ भाई पटेल का वी और पट्टाभी सीतारामैया का जेवीपी, इस तरीके से इस कमेटी का शॉर्ट फॉर्म बनाया गया। इस कमेटी ने भी ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया टू फॉर्म द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक पैटर्न, क्योंकि उनको भी ये डर था कि भाई अगर ये किया गया तो भारत की एकता और एकात्मता ये खतरे में आ सकती है। लेकिन 1950s के दरमियान आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा लिंग्विस्टिक मूवमेंट चला और इसमें पी श्रीरामुलु करके एक लीडर थे, तो जिन्होंने फास्ट अनटू डेथ किया। मतलब जब तक आप ये स्टेट नहीं बनाते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, जिसको हम लोग कहते हैं आमरण उपोषण। और मेरे ख्याल से अब फास्ट ऑफ अराउंड 51 और 53 डेज, इसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये जो पी श्रीरामुलु है, इनकी डेथ हो गई। अब इनकी डेथ होने के बाद आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में वायलेंस फैल गया और वो वायलेंस इतना ज्यादा था कि कोई भी सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। इसके लिए भारत सरकार ने कमीशन बनाया गया, जिसका नाम था फजल अली कमीशन। और इस कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि भाई लैंग्वेज कैन बी अ बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ द स्टेट। तो अराउंड 1953, 53, 54 पहली बार भाषा के बेसिस पे अलग से एक जो राज्य बना, वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है। सो ये दैट वाज द फर्स्ट स्टेट। लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश ये बनाया गया, वैसे बाकी स्टेट्स ने भी अपनी अपनी भाषा के लिए अपने अपने राज्यों को मांगना शुरू किया। सो देयर केम अ डिमांड फ्रॉम मराठी पीपल फॉर महाराष्ट्र, फ्रॉम गुजराती पीपल फॉर गुजरात, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आज की तारीख में आप देखेंगे कि अलग अलग जो टेरिटरीज है, भाषावार प्रांत रचना बनाई गई है, वो इसी इसी बेसिस पे आपको बनने को दिखेगी। 1 मिनट होल्ड करना। आई थिंक आई हैव अ मैप। तो अगर वो मैप होगा तो हम लोग देखेंगे। 1 मिनट होल्ड करिए प्लीज। आई वाज रेफरिंग टू। ठीक है। सो देखिए, लिंग्विस्टिक बेसिस लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट्स बनाए गए वो थे आंध्र प्रदेश 1953 में सबसे पहला, फिर महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में,
कर्नाटका 56 में, केरला 56 में, पंजाब हरियाणा स्प्लिट हुआ 1966 में। तो जो पहला फेज था जिसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये सब स्टेट गवर्नमेंट बनाए गए। फिर दूसरे फेज में अब देखना कि कुछ कुछ ऐसी टेरिटरीज है उसको अलग किया गया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। जैसे कि दिल्ली बेसिकली एक ऐसा सीट है जहाँ पे दिल्ली में भारत सरकार, न्यू न्यू दिल्ली में भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी बैठती है और दिल्ली की अपनी खुद की सरकार भी बैठती है। तो इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा देते हुए एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, जिसका डिफेंस, जिसका लैंड, जिसका पुलिस, ये सब केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा। चंडीगढ़ का इशू हमने पहले ही डिस्कस किया है। इट हैड अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो चंडीगढ़ को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए अलग किया गया। देन भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तो इनकी कल्चरल और एथनिक आइडेंटिटी एक दूसरे से अलग है। तो 1960 से लेके 1980 की 20 साल के टाइम पीरियड में ये अलग अलग 6-7 राज्य बनाए गए हैं। ठीक है। देन ट्राइबल और एथनिक डिस्टिंक्टिवनेस के बेसिस पे बिहार से अलग किया गया झारखंड और मध्य प्रदेश से अलग किया गया छत्तीसगढ़। ये दोनों घटनाएं सन 2000 में हुई है। ठीक है। सो स्पेशल स्टेटस फॉर प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल रीजन्स दिया गया क्योंकि ये दोनों राज्यों में आपको ट्राइबल जनता ज्यादा दिखेगी। देन पॉलिटिकल और पॉपुलर जो मूवमेंट से अलग होने के, स्टेटहुड के मूवमेंट, उसमें से सबसे प्रोमिनेंट मूवमेंट था तेलंगाना का। सो 2014 में तेलंगाना ही अलग स्टेट बनाया गया आंध्र प्रदेश को से अलग करके। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, इफिशियंसी के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब जगह पे फैलने के लिए, प्रॉपरली फैलने के लिए उत्तराखंड ये अलग राज्य बनाया गया। ये एक हिली हिमालयन राज्य है जिसको उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। ठीक है। सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए जो अलग बनाया गया है उसका नाम है जम्मू और कश्मीर, और ये घटना अभी रिसेंटली 2019 में हुई है। क्योंकि आप देखना कि जम्मू कश्मीर का जो ईस्टर्न इलाका है वहां पे चाइना ने कुछ एरिया कंट्रोल करके रखा है, और वेस्टर्न जो इलाका है या नॉर्दर्न जो इलाका है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वहां पे है। अच्छा, दूसरा चीज कि बहुत सारी टेररिस्ट घटनाएं या फिर बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन भी जम्मू कश्मीर से होता है। तो बिकॉज ऑफ दी नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी रीजंस ये इसको अलग किया गया है। फाइनली देयर वर सम स्टेट जैसे कि चंडीगढ़, ये वाला जो पॉइंट है ना 8 नंबर का पॉइंट और 2 नंबर का पॉइंट, ये ओवरलैपिंग है। ओके। चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए अलग अलग किए गए हैं। सो यहाँ पे इस टेबल में आपको पूरी समरी मिलेगी कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट कब अलग किए गए हैं और क्यों अलग किए गए हैं। इसको आराम से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। अब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने एक ये डायलेमा था कि इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका आधार क्या रहे, मतलब उसको कैसे बनाया जाए। क्या हमने इसको एक यूनियन गवर्नमेंट जैसा बनाना चाहिए, या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाना चाहिए, या फेडरेशन बनाना चाहिए। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, पूरी ताकत उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और एक तो स्टेट्स होंगे ही नहीं, या फिर अगर वो स्टेट्स या प्रोविंसेस होंगे तो वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन से चलेंगे। मतलब प्रीडोमिनेटली सरकार सिर्फ एक ही रहेगा केंद्र में, और बाकी जो भी ऑफशूट यूनिट्स है वो उनके कहने पे, उनकी फिनांस पे और उनके अथॉरिटी से चलेंगे। इस वाले सिस्टम को हम लोग कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। ओके। दूसरा एक सिस्टम होता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, लेकिन हर प्रोविंसेस को अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, और स्टेट गवर्नमेंट का खुद का एग्जिस्टेंस होगा बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या फिर ना चाहे, दोनों ही सूरतों में स्टेट गवर्नमेंट होगी। उस उसमें अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की सत्ता आ सकती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग से इलेक्शन होंगे। स्टेट गवर्नमेंट को अलग से टैक्सेशन के रिसोर्सेस रहेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट ये सेंटर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेगी। वो लोग पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है अथॉरिटी के मामले में। ठीक है। उनका अपना खुद का एग्जिस्टेंस है। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं फेडरेशन।
जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में वॉशिंगटन डीसी में उनकी केंद्र सरकार बैठती है, लेकिन यूएसए के जो 50 राज्य है, उनका अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस है, उनका अपना खुद का एक लॉ मेकिंग बॉडी है, उनका स्टेट लेजिस्लेचर, उनके चीफ मिनिस्टर जैसे लोग रहते हैं जिसको गवर्नर कहा जाता है, उनका खुद का टैक्सेशन का पावर है, वो लोग उनकी खुद की जुडिशियरी है, ठीक है। सो ये जो एक सिस्टम है उसको हम लोग कहेंगे फेडरेशन। अब इंडिया जो है ये पूरी तरीके से ना कि एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, ना कि एक फेडरेशन गवर्नमेंट है। एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। या ना कि ये यूनिटरी गवर्नमेंट है और ना ही कि एक फेडरल गवर्नमेंट है, ये दोनों के बीच का एक मिक्सचर है। तो ये सिस्टम ऐसी इसके लिए बनाई गई क्योंकि भारत को जब जब आजादी मिली थी, तो उस टाइम पे हमारी जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि अगर स्टेट्स को पूरी तरीके से आजादी दी जाए तो भारत के छोटे छोटे टुकड़े होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर बिल्कुल भी उनको आज़ादी नकारी जाए, तो भारत जैसा बहुत बड़ा प्रदेश जिसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी है, भाषा की डाइवर्सिटी है, वेदर की डाइवर्सिटी है, कल्चर की है, रिलीजन की है और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी है, उसको एक ही धागे से आप जोड़ नहीं पाओगे। इसके लिए बीच का रास्ता अपनाया गया और ये बोला गया कि इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया में फेडरेशन के कुछ-कुछ फीचर रहेंगे, कुछ-कुछ फीचर ये यूनिटरी के रहेंगे। तो भारत एक परफेक्टली फेडरल कंट्री नहीं है, एक परफेक्टली यूनिटरी कंट्री भी नहीं है। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं क्वासी फेडरल, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये अपनी टेरिटरी भारत से अलग नहीं कर सकता, लेकिन विद इन इंडिया इनको अपना खुद का एग्जिस्टेंस रहेगा, इनको अपना खुद का अथॉरिटी रहेगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स। ओके। एक परफेक्टली फेडरल कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक परफेक्टली यूनिटरी कंट्री कौन सी है? चाइना। एक क्वासी फेडरल कंट्री कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है। इस पैसेज को एक बार पढ़ लेना। This particular thing was deliberately done by drafting committee to make clear that the union is not the result from the agreement with the states, rather than जो स्टेट्स बनाए गए हैं वो यूनियन को अलग अलग करके बनाए गए हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड कल्चरल होमोजेनिटी, ठीक है। सो दो यूनियन ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, बट स्टेट्स ये पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिबल है इन द सेंस कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी स्टेट का जो नाम है वो बदल सकती है, मतलब महाराष्ट्र का नाम अगर महान राष्ट्र रखना है वो लोग ऐसा कर सकते हैं। इसकी जो बाउंड्री है डिस्ट्रिक्ट है उसको वो लोग डिलीट या ऐड कर सकते हैं, और कोई नया राज्य भी वो लोग बना सकते हैं जो कि उन्होंने किया भी। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना बनाया फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो फॉर्मेशन अगर करना है तो उसके लिए आर्टिकल 2 डील करेगा। इट सेज दैट पार्लियामेंट बाय लॉ can admit into union or establish the new states on such terms and conditions as it thinks fit। मतलब अगर किसी नए राज्य को बनाना है और उसके साथ कुछ उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है या फिर उनके लिए कुछ अलग रूल्स लिखने हैं, वो भी पार्लियामेंट कर सकती है। आर्टिकल 3 ये डील करता है बेसिकली, इट empowers the parliament to form the new states and they can also alter the बाउंड्रीज द नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। प्लीज ध्यान देना, जो आर्टिकल 2 है वो नए स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 3 जो है वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 1 मैंने बताया इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये जो तीनों कमिटीज है ये हमने पढ़ ली है ऑलरेडी। और आर्टिकल 4 ये डील करता है जो सप्लीमेंटल या इंसिडेंटल और जो कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस होते हैं, मतलब किसी स्टेट को अगर आप बाइफरकेट करते हो तो स्टेट के पास होने वाले रिसोर्सेस, उनके ऊपर होने वाला लोन, उसके जो टैक्सेशन है, इनके जो ऑफिसर है इनको भी बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो तमाम रूल्स है वो वो बनाने के लिए जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट को आर्टिकल 4 के अंतर्गत आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आर्टिकल 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे और इनको ये पूछा गया था कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक परफेक्ट फेडरल कंट्री है, तो क्यों ना भारत को भी वैसी ही परफेक्ट फेडरेशन बनाया जाए ताकि
इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट को भी उतनी ही ताकत रहे जितनी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को है। लेकिन ये आइडिया ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिजेक्ट किया। उसका जो रीजन है वो अंबेडकर साहब ने यहाँ पे दिया है। ठीक है। सो आप देखना कि उन्होंने ये बोला है कि भारत में जो स्टेट्स हैं तो हम लोग एक परफेक्टली फेडरल कंट्री क्यों नहीं है। रीजन ये है कि ऐसा नहीं हुआ है कि अलग अलग स्टेट्स ये साथ में आए हैं। ओके, अब ये समझने के लिए आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी, सुन लेना। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये पुराने जमाने में 13 अलग अलग कॉलोनीज थी, मतलब 13 अलग अलग इलाके थे। और ये 13 जो इलाके थे उसके ऊपर ब्रिटिश शासन की सत्ता थी। ठीक है। तो ब्रिटिशों का जो ओवरऑल वहां पे साम्राज्य है उसको वहां के नेटिव अमेरिकन लोगों ने चैलेंज किया। और उन्होंने बोला कि भैया आप हमें टैक्सेशन वगैरह ये सब मामले में आजादी दो, पॉलिटिकल हमें फ्रीडम चाहिए। ओके। अब अमेरिका में भी बहुत सारे यूरोपियन लोग रहते थे, तो वो लोग भी टेक्नोलॉजी वेपनरी के मामले में उतने ही आगे थे जितने की खुद ब्रिटिशर्स थे। एंड दैट इज द रीजन इन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ। अब ये जो 13 कॉलोनीज थी, तो इनके जो लीडर थे वो थे मिस्टर वॉशिंगटन। ओके, जॉर्ज वॉशिंगटन। सो जो कि पहले राष्ट्रपति भी बने अमेरिका के। सो उनके लीडरशिप के अंडर ये जो वॉर है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीता अगेंस्ट यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। और ये 13 कॉलोनीज जो पहले से ही इंडिपेंडेंट थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, अगर हम लोग अलग अलग 13 कॉलोनीज ही रहते हैं, तो कल को जाके कोई भी सत्ता, जैसे कि खुद यूके हमारे ऊपर वापस हमला कर सकती है और हमारी आजादी छीनी जा सकती है। इस सिचुएशन में हमें हमारे कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि हमने साथ में रहना चाहिए, हमने यूनाइटेड रहना चाहिए। लेकिन ऐसा यूनाइटेड रहने में हम लोग हमारा जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, हम लोग उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एंड दैट इज द रीजन कि वो कंट्री बन गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आज हम लोग यूएसए कहते हैं। ठीक है। उस जमाने में जो 13 ये स्टेट्स थे, ये आज आते 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 50 स्टेट्स हो गए हैं। लेकिन अमेरिका का इतिहास ये है कि पहले वो स्टेट्स अलग थे और बाद में वो अपने कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए साथ में आए, उनके खुद के कन्वीनियंस के लिए। सो इनको ये आजादी है कि अगर किसी स्टेट को अमेरिका के बाहर जाना है तो वो जा सकते हैं। हालांकि अमेरिका आज के तारीख में इतनी ताकतवर कंट्री है कि कोई भी स्टेट ऐसा करने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन टेक्निकली अगर किसी स्टेट को अमेरिका के बाहर जाना है, अपने टेरिटरी को अलग करके अलग देश बनाना है, तो वो करने के लिए वो अलाउड है, उनकी संविधान उसको परमिशन देती है। भारत में ऐसा कोई मसला नहीं था। इंडिया को हमारी जो सत्ता की चाबियां मिली वो एक साथ इकट्ठा मिली, और हमने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इंडिया को पॉलिटिकली एक इमेजिनरी लाइंस पे काटा गया है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरल वगैरह वगैरह। सो क्योंकि पहले से ही हम लोग एक थे, ऐसा नहीं था कि अलग अलग यूनिट साथ में आए हैं, तो अलग होने की परमिशन देना वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक है, तो वो सही नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि इंडिया में बहुत टाइप की डाइवर्सिटीज है। जैसे कि आप देखना कि इंडिया में रिलीजन की डाइवर्सिटी है। हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जैन, ऐसे भी लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं, एथिस्ट है। तो इसकी डाइवर्सिटी आपको भारत में मिलेगी। इंडिया में आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी मिलेगी। ठीक है। जैसे कि मराठी, गुजराती, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, एक्स वाई जेड। इंडिया में आपको इकोनॉमिक डाइवर्सिटी मिलेगी, कल्चरल डाइवर्सिटी मिलेगी। तो इतने डाइवर्स कंट्री को अगर आप ये आजादी दे दोगे कि भाई तुमको अलग होना है, आप हो जाइए, तो पक्का भारत ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। और आज यूरोप की जो परिस्थिति है कि एक बहुत बड़ा इलाका बहुत छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइडेड है, वैसा ही इंडिया का भी हो सकता है। इससे नुकसान क्या है? बहुत बड़ा नुकसान है। लेट्स अज्यूम कि मुंबई में एक बहुत बड़ा मार्केट है कपड़ों का, लेकिन वो कपड़े बनते हैं, लेट्स अज्यूम कि नासिक में। तो नासिक से मुंबई में अगर कपड़े बेचने हैं तो कोई कस्टम ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती है। लेकिन ये दोनों कंट्रीज अलग अलग रहेगी तो कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। ठीक है। हर छोटे छोटे कंट्री की अपनी खुद की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रहेगी। तो इट विल बी अ लॉट ऑफ ड्यूप्लीकेशन। ठीक है। वो चीज से हम लोग बच गए हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से बनाया गया है। अब इंडिया के स्टेट्स को क्यों बनाया गया है? पहला है भैया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, दूसरा है लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी, तीसरा है भारत के जो लोग हैं उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल करना। मतलब एस्पिरेशंस फुलफिल करने के लिए आजादी होनी चाहिए।
पार्शियली आज़ादी होनी चाहिए एंड दैट इज़ द रीज़न कि इंडिया के स्टेट्स बने हुए हैं। लेकिन स्टेट्स को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने टेरिटरी को भारत से सिसीड कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। और ऐसा जब-जब प्रयत्न हुआ, तो हर कोई ऐसे जो प्रयत्न है, ऐसा कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो बुरी तरीके से फेल हुआ। जैसे आप देखना कि पंजाब भारत का वेस्टर्न इलाका, वहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट थी, ये फेल हो गई। आज़ाद कश्मीर मूवमेंट नॉर्थ में थी, ये फेल हो गई। नागालैंड और मिज़ोरम की मूवमेंट ये फेल हो गई। सिमिलरली महातमिलनाडु की जो मूवमेंट थी साउथ इंडिया में, वो भी फेल हो गई। मतलब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड रहता कि आप टेरिटरी को सीसीड कर सकते हैं, तो शायद ये मूवमेंट सक्सीड हो जाती, क्योंकि कानूनन तौर पे वो अलाउड किया जाता। ठीक है? तो दैट इज़ द रीज़न इट वाज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि इंडिया को एक फेडरेशन नहीं बनाया गया है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया गया है। ठीक है? इस पूरे डायग्राम को आप आराम से पढ़ लेना। एक बार पढ़ लोगे तो मैं जो कमेंट्री बता रहा हूँ वो और रिलेटेबल आपको लगना शुरू हो जाएगा। ओके? टॉपिक है व्हाई यूनियन इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड व्हाई इट इज़ नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। आई होप ये क्लियर है आपको। यहाँ पे हमारा आधा से ज़्यादा काम खत्म हो जाता है। अब ये थोड़ा-सा समझ लेना कि ये जो तीनों पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उसका मतलब क्या है? देखिए, पहली सिस्टम है जो कि है परफेक्टली फेडरल सिस्टम। यहाँ पे जो पावर होती है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में डिवाइडेड होती है। ओके? कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिवाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उनको पावर है और ऐसी ताकत ये केंद्र सरकार अलग नहीं कर सकती उनसे। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता है और स्टेट्स में अगर उसकी अपोजिशन पार्टीज आती है, तो केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को वो ताकत डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो पावर, वो टैक्सेशन की पावर, हर हर तरीके की पावर ये कॉन्स्टिट्यूशन से उनको मिली है। ठीक है? इनके अलग से सेपरेट इलेक्शंस रहेंगे, सेपरेट स्टेट लिस्ट रहेगी, मतलब क्या-क्या चीज़ें वो कर सकते हैं उसका एक अलग से अथॉरिटी रहेगा, बजट रहेगा, ठीक है? टैक्सेशन की पावर रहेगी। ये जो तमाम चीज़ें हैं, इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली फेडरल कंट्री। और दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कोई भी स्टेट अगर अलग होना चाहता है, तो ये आज़ादी उसको है। इसका एग्ज़ाम्पल है अमेरिका और अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? दूसरा होता है भैया यूनिटरी सिस्टम। हम लोग इंडिया एक परफेक्ट फेडरल सिस्टम नहीं है। यूनिटरी क्या होता है? यहाँ पे इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स अ मेजॉरिटी पावर। स्टेट्स अगर होंगे भी तो वो लोग पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे, दिशा और निर्देशों पे डिपेंडेंट है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस है लेकिन सेंटर के ऊपर आधारित है। दे डू नॉट ड्रॉ इंडिपेंडेंट पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वो लोग केंद्र के कभी भी खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है? इसका एग्जाम्पल है रशिया, चाइना। और तीसरा जो कि इंडिया है, जो कि दोनों का मिक्सचर है, इसको हम लोग कहेंगे क्वासी फेडरल। अ सिस्टम जहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सिस्टम्स आर प्रेजेंट, जैसे कि स्टेट्स विल हैव द सेपरेट एग्जिस्टेंस बट दे आर पार्शियली डिपेंडेंट ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल आप देखना कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ओके? सिमिलरली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसे विषय है जिसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में ऐसे विषय है जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज को बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे विषय है जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों लॉज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ भी प्रिवेल, मतलब उसकी ताकत ज्यादा रहेगी। ओके? मतलब इस तरीके से सिस्टम को बनाया गया है कि कंकरेंट लिस्ट में ज्यादा ताकत, सुपीरियोरिटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दी गई है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो केंद्र के ऊपर भी लगते हैं, स्टेट्स के ऊपर भी लगते हैं। भारत का जो डिफेंस है वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और जो बजटरी एलोकेशंस होते हैं, टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग कितनी करनी है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है? मतलब उनकी एक बॉडी है फिनेंस कमीशन, वो लोग डिसाइड करते हैं। इस सिस्टम में दोनों सरकारों को अपनी अपनी पावर है, दोनों के सेपरेट इलेक्शंस होते हैं, दोनों के अपने सेपरेट पॉलिटिकल हेड होंगे, जैसे केंद्र सरकार का प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट गवर्नमेंट को सीएम है। लेकिन जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा पावर दिया गया है एज गवर्नमेंट टू स्टेट्स। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट,
यहाँ पे स्टेट्स को ये आज़ादी नहीं है कि वो लोग इंडिया से सीड कर सकते हैं अपनी टेरिटरी को, मतलब अलग कर सकते हैं, ये आज़ादी उनको नहीं है। सो दो जो ऐसे फीचर हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी को या हाथों को ज़्यादा मजबूत करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे यूनिटरी फीचर। और ऐसी फीचर जो कि स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी को ज़्यादा ताकतवर बनाता है, उसको हम लोग कहेंगे फेडरल फीचर। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यूनिटरी और फेडरल दोनों चीजों का मिक्सचर मिलेगा। इसके लिए हम लोग क्वासी फेडरल कंट्री है। ओके, मतलब बीच का एक सिस्टम है हमारा जिसमें दोनों चीजों के बेस्ट एलिमेंट्स हमने मिक्स किए हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप लोग कमेंट्स में ये डाल देना, फेडरल सिस्टम क्लियर, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इज क्लियर, ऐसे आपको कमेंट्स में डालना है। इसको एक बार चाहे तो पढ़ लेना आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट मी सी कि कितने स्लाइड्स बचे हुए हैं। Yes, there are only few slides, so we will cover them. Okay, all right. So यूनियन और टेरिटरी में अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आई होप डायग्राम के माध्यम से आपको चीजें क्लियर है। सो इसको एक समराइज तरीके से हम लोग देखेंगे। बेसिकली यूनियन और टेरिटरी, ये पर्टिकुलरली जो पार्ट है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पहला आर्टिकल ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये ऐसा क्यों लिखा है? तो भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये डिबेट चल रही थी कि इंडिया इस कंट्री का नाम क्या रखे, तो इसमें दो पर्टिकुलरली जो नेम्स है वो सजेस्ट किए गए थे, मतलब दो अलग अलग ग्रुप के मार्फत। पहला जो नाम था वो था इंडिया, और ये नाम बेसिकली ब्रिटिश ने दिया हुआ नाम है। तो बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स के जो सपोर्टर थे उनका ये कहना था कि ये पर्टिकुलरली नाम जो है वो हमने अवॉइड करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि ये पर्टिकुलरली नाम हमें कॉलोनियल गवर्नमेंट ने दिया है, तो वी शुड नॉट यूज दिस नेम। इसकी जगह पे हमने भारत ये जो शब्द है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इंडिया ये जो नेम है, तो इंटरनेशनली स्पीकिंग भारत इस नाम से इंडिया को कोई नहीं जानता है। इंडिया का जो टिपिकली जिस नाम से भारत टेरिटरी को जाना जाता है वो ये इंडिया यही नेम है। तो जवाहरलाल नेहरू वगैरह ये लीडर्स का कहना था कि हम अगर नाम बदल देंगे तो इट विल कॉज अ लॉट ऑफ केओस एंड लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इसके लिए भारत का दोनों नाम रखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स में से ये हमें पता चलता है। अब आप देखना कि भारत की जो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक परफेक्ट यूनियन या परफेक्ट फेडरेशन नहीं है। इट इज बेसिकली ए कॉसी फेडरल कंट्री। वो ऐसा क्यों है हमने ऑलरेडी डिटेल में देख लिया है। ओके, भारत में तीन तरीके की टेरिटरीज आपको दिखेंगी, राज्य मतलब स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और एक्वायर्ड टेरिटरी जो कि सिर्फ एक ही है, जो कि है सिक्किम। ठीक है, आज की तारीख में इंडिया में आपको 36 एंटिटीज दिखेंगी, जिसमें से 28 ये स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये सन 2020 में इनका पॉलिटिकल मर्जर हुआ है। मतलब पुराने जमाने में ये अलग अलग दो यूनियन टेरिटरीज थी, अब ये एक ही है। और जम्मू कश्मीर जो है इसको दो पार्ट्स में बाइफरकेट करके डिवाइड किया गया है, जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, और लद्दाख रीजन जो कि विदाउट लेजिस्लेचर रहेगा। ओके, फाइन। अब आप देखना कि पार्ट वन के जो चार आर्टिकल है उसका एक पूरा समरी आपको यहाँ पर मिलेगा। पहला हमने ऑलरेडी देख लिया। आर्टिकल वन स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, देयर आर टू ऑफिशियल नेम्स ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिबेट हुई थी उसकी वजह से नाउ ये जो है ये बताता है कि इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम ऐसी है, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब पावर शेयरिंग दोनों के बीच में है, लेकिन स्टेट्स को ये अधिकार नहीं है कि वो अलग हो सकते हैं। आर्टिकल टू ये एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बताता है। ये काम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। इंडिया एक पूरी तरीके से सॉवरीन कंट्री है, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। इट इज सब्जेक्ट टू द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, जो आर्टिकल थ्री है वो इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में बात करता है। मतलब पार्लियामेंट ये भारत का जो नक्शा है वो रीड्रॉ कर सकती है। इट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल टेरिटोरियल मैप ऑफ द कंट्री। इट कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द स्टेट, इट कैन डिक्रीज द साइज ऑफ द स्टेट, इट कैन ऑल्टर द स्टेट्स की टेरिटरी, एंड कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये रहती है कि जब इंटरनल रीएडजस्टमेंट करनी है
तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगता है, राष्ट्रपति का, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूवल देने के बाद स्टेट्स को वो चीज इंट्रोड्यूस की जाती है, ये पूछने के लिए कि भैया इसके ऊपर तुम्हारा ओपिनियन क्या है। वो ओपिनियन फेवर में भी आ सकता है, वो ओपिनियन अपोज में भी आ सकता है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में पार्लियामेंट इस ओपिनियन से बाउंड नहीं है। पार्लियामेंट इस इनके स्टेट के ओपिनियन के खिलाफ भी जा सकती है। सो ये आर्टिकल 3 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज टू एडमिट और क्रिएट और चेंज द स्टेटस ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत सरकार अपनी टेरिटरी दूसरे कंट्री को सीड कर सकती है? तो लॉजिकली स्पीकिंग यस, लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, ठीक है। सो ये चीज आप समझ लेना, दिस इज द एंटायर समरी ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखना कि 1980s में, 70s और 80s में एक बहुत ही खतरनाक मूवमेंट भारत में एक्टिवेटेड थी जिसका नाम है खालिस्तान मूवमेंट। तो आज का जो मॉडर्न डे पंजाब है और पाकिस्तान का कुछ इलाका, ये मिलके कुछ फंडामेंटलिस्ट लोगों ने ये सोच लिया था कि हम लोग एक अलग से कंट्री बनाएंगे जिसका नाम रहेगा खालिस्तान। अब ये कंट्री बनाने के लिए जो जो पॉलिटिकल प्रेशर बिल्टअप करना पड़ता है वो उन्होंने किया था। एंड देयर वाज अ फंडामेंटलिस्ट ग्रुप जिसका नाम था भिंद्रन वाले, ठीक है। सो ये लोग एक आर्म्ड मिलिशिया थे और इन्होंने पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में वायलेंस किया था। तो कई बार पीसफुली इनके साथ जो निगोशिएशंस है, वो जो एफर्ट्स है, वो पूरी तरीके से फेल हुए थे। इसके लिए अल्टीमेटली जब ये लोग अनकंट्रोलेबल हो गए, तब उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई इनके ऊपर हमें मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा, और जिसको चलते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंडरटेक किया गया। सो ऑपरेशन ब्लू स्टार में पंजाब का जो सुवर्ण मंदिर है अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल, वहां पे ये भिंद्रन वाले जो फंडामेंटलिस्ट, एक तरीके से टेररिस्ट, क्योंकि लोग बहुत सारे लोगों की हत्या भी उन्होंने की थी, तो वो लोग छिपे हुए थे। एंड ये जो पर्टिकुलरली ऑपरेशन ब्लू स्टार है, इसके दरमियान उस मंदिर का कुछ इलाका या कुछ जो बिल्डिंग्स है, कुछ स्ट्रक्चर है, वो डैमेज हुए। एंड दैट इज द रीजन कि हमारे जो सिख भाई बहन है, तो उनके बीच में बहुत बड़ी नाराजगी थी। एंड इसी की यही नाराजगी की वजह से आगे जाके आप देखना कि इंदिरा गांधी के जो दो बॉडीगार्ड थे, प्रोटेक्टर थे, इन्होंने ही इनका असैसिनेशन किया। सो इस तरीके से इंदिरा गांधी का दुखद तरीके से निधन हुआ। सो खालिस्तान मूवमेंट जो थी वो अल्टीमेटली पंजाब से डिफीट की गई। आज भी खालिस्तान मूवमेंट के कुछ कुछ आपको अ, अ, कुछ इवेंट या फिर कुछ सपोर्टर्स आपको मिलेंगे। ये पंजाब में आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे, बट कनाडा में ये आपको दिखेंगे, और इसकी वजह से भारत के और कनाडा के जो संबंध है उसके ऊपर भी बहुत बड़ी तादाद में डिस्कशन होते रहता है, ठीक है। देन दूसरा जो चर्चा में विषय था वो है तेलंगाना का। सो आप देखना, जून 2014 की बात है। ये न्यूज आर्टिकल कहता है न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना इज बॉर्न इन दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो तेलंगाना बेसिकली आंध्र प्रदेश का ही एक हिस्सा था। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना ये ऊपरी हिस्सा है नॉर्थ का, और सीमांध्र ये नीचे वाला हिस्सा है। तो आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की जो डेवलपमेंट है वो आपको सदर्न पार्ट्स में ज्यादा दिखेगी, ओके। क्योंकि हैदराबाद से आने वाला जो रिसोर्सेस और रेवेन्यू थे, तो वो आंध्र प्रदेश के सीमांध्र एरिया में ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन होता था। इसके लिए नॉर्दर्न इलाके में रहने वाले जो लोग थे तेलंगाना के, उनको ये फीलिंग थी कि हमारी डेवलपमेंट इसकी वजह से नहीं हो रही है क्योंकि हमारी खुद की एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। तो दैट इज द रीजन कि दे वांटेड देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट, दे वांटेड देयर ओन सीएम। एंड दैट इज द रीजन कि ये बहुत सालों से चला हुआ मूवमेंट है। इसको अल्टीमेटली सक्सेस 2014 में मिला और एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम है तेलंगाना, ठीक है। फिर 2019 का एक न्यूज आर्टिकल हम लोग लेंगे, बेसिकली एक बहुत बड़ी घटना, जो कि आर्टिकल 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल भारत के लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया। ये जो न्यूज आर्टिकल है, ये सिर्फ राज्यसभा के बारे में जिक्र करती है, बट अल्टीमेटली कोई भी अगर ऐसा इंपॉर्टेंट बिल है, इंपॉर्टेंट बिल मतलब कोई भी ऐसा बिल जो मनी बिल नहीं है, तो वो बिल आपको लोक और राज्यसभा दोनों में पास करवाना पड़ता है, ठीक है। सो द राज्यसभा क्लियर्ड द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल दैट प्रपोजेस टू बाइफरकेट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, लद्दाख जिसको लेजिस्लेचर नहीं होगा सेपरेट, और जम्मू कश्मीर जिसको अपना खुद का लेजिस्लेचर होगा।
इसके लिए वहाँ पे अलग से चुनाव होंगे, इसके लिए वहाँ पे उनका खुद का सीएम रहेगा। ठीक है? सो 2019 की ये घटना है। सो एज़ ऑफ दिस मोमेंट करंटली दिसंबर 2025 में इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि टोटल 36 एंटिटीज आपको मिलेंगे, 28 स्टेट्स मिलेंगे, 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिसको चीफ मिनिस्टर है, लेजिस्लेचर है और 5 ऐसे यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश जो कि सोनली दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। सो इसके बारे में प्लीज फीडबैक देना। हमारी जो चैनल है उसके ऊपर जो भी वीडियोस आते हैं उसके बारे में आप आपका जो अभिप्राय है फीडबैक है वो जरूर देना। इंस्टाग्राम के ऊपर भी राइट डायरेक्शन एकेडमी का एक चैनल है, उसको आप प्लीज फॉलो करते रहना। और कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोग लेक्चर बनाए उसके बारे में आप पोस्ट करना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। धन्यवाद।